लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखे थे रॉल्स लॉ। लास्ट पेन ऑफ कर दो ना। अब P total is equal to PA plus PB for a solution, where formula for PA was P naught A psi A and PB was P naught B psi B। याद है ये? अब इसमें अगर मैं psi B को 1 माइनस psi A पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाता है P total is equal to P naught B प्लस P naught B माइनस P naught A psi A। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ठीक है, एक गड़बड़ी कर दी मैंने, उल्टा लिखा है। तो P naught A माइनस P naught B psi A, ठीक है। एंड इसका ही दूसरा फॉर्मूला आ जाता है P total इज इक्वल टू P naught A प्लस P naught B माइनस P naught A psi B, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी, क्वेश्चन लिखो। 2 moles of A, 2 moles of A, प्रीत क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। 2 moles of A and 3 moles of B and 3 moles of B having vapor pressure in pure state, 2 mole A, 3 mole B, having vapor pressure in pure state 200 mmHg and 500 mmHg are mixed. Find vapor pressure of the mixture. Find vapor pressure of the mixture, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है, जो कि हमारे फर्स्ट फार्मूला से, मतलब इस फार्मूला से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। ये प्योर वेपर प्रेशर दे के रखे ए एंड बी के, तुम लोगों को सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यही सेम क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, या आगे इसका आंसर मोल फ्रैक्शन आगे सबके ओके। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 2 moles upon total moles is 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 3 moles upon total moles 2 plus 3 5, एंड फिर बाद में P total is P naught A psi A प्लस P naught B psi B। अब P naught A जो दिया है वो 200 दिया है इंटू 2/5 प्लस 300 इंटू 3/5। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 380 mmHg आएगा, ओके। अब यही सेम चीज हम लोगों ने ना 11th में फर्स्ट चैप्टर में की थी। P naught B, हाँ ओके, सॉरी 500 है ना, हाँ 500 है। अब यही सेम चीज हम लोगों ने 11th में भी की थी, एंड सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। कैसे किया था? 11th में ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ाया था, तो क्या किया था? हाँ, एवरेज किया था। ध्यान देना, जब कभी दो चीजों को केमिस्ट्री में मिक्स किया जाता है तो एवरेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस से कि अगर तुम लोगों को ए का एवरेज निकालना है तो A1 B1 प्लस A2 B2, एंड अगर ए का एवरेज निकालना है तो डिवीजन में आता है B1 प्लस B2, ऐसे कुछ। एवरेज सबको एटलीस्ट निकालने आना चाहिए भैया, ऐसे क्वेश्चन एवरेज वाले रहते हैं वो फटाक से समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज का एवरेज निकालना है? हाँ, ए मतलब क्या? नहीं, वो ए और बी बहुत अलग है। हाँ क्या? हाँ, टोटल प्रेशर का एवरेज निकालना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये ए एंड बी जो है ना, वो जो डेटा दिया रहता है वो है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे डेटा क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स एंड वेपर प्रेशर। तो किस चीज को पूछा है? प्रेशर को। तो हम लोगों को प्रेशर का एवरेज निकालना है, ये समझ में आ रहा है? एंड प्रेशर का एवरेज तो क्या होगा? इनिशियल प्रेशर प्लस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स प्लस फाइनल सेकंड प्रेशर प्लस सेकंड नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन नीचे क्या आएगा अभी, हाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 विच विल बिकम 200 इंटू 2 प्लस 500 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, ये बनेगा 800 प्लस 1500 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2300 अपॉन 5, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, आ रहा है क्या 380? नहीं आ रहा है क्या, कहा क्या एडिशन में गड़बड़ की क्या, नहीं नहीं कहाँ पे, अच्छा ऊपर, हाँ 800 के अलावा 400 आना चाहिए था, यस करेक्ट। तो 400 प्लस 1500 by 5 which is 1900 by 5 which comes to be 380 mmHg। ये कुछ समझ में आ रहा है, विदाउट फॉर्मूला भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो, एवरेज आना चाहिए सिर्फ निकालने, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, a solution made up of benzene and toluene having vapor pressure in pure state 300 mmHg and 500 mmHg are mixed, having vapor pressure in pure state 300 mmHg and 500 mmHg are mixed full stop. If the vapor pressure of the mixture is 350 mmHg, if the vapor pressure of mixture is 350 mmHg, then find mole fraction of क्या ले benzene, then find mole fraction of benzene in the solution, ठीक है। अब यहां पे बेंजीन को शाई पकड़ सकते हैं एंड ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिससे तुम लोगों को शाई ए निकालना है। ये समझ में आ रहा है, अपने को शाई भी नहीं दिया है, तब शाई भी पूछा ही नहीं है, बेंजीन के बारे में पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। करो चलो सेकंड थर्ड फॉर्मूला जो भी है। पी टोटल दिया हुआ है 350, बेंजीन 300 mmHg, टोल्यूएन 500 mmHg। करो पहले फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट वैल्यूज मत पुट करना। नहीं वन थोड़ी ना यार, मतलब सिर्फ प्योर थोड़ी ना है, अगर प्योर रहता है तो 300 ही रहता ना उसका प्रेशर, वन मतलब प्योर है, तो प्योर प्रेशर रहता 300। हाँ करेक्ट है, यस करेक्ट है, ठीक है। अब यही चीज मोल कॉन्सेप्ट में भी निकालने सिखाई है, एवरेज से किसी एक चीज का परसेंटेज निकालना कैसे करते हैं। ओके कुछ मेथड पढ़ाई थी, नंबर लाइन मेथड पढ़ाई थी, सही है। अब ध्यान दो बे, यही सेम चीज मैं अभी फॉर्मूला से नहीं पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने आ जाएंगे ना, ये फॉर्मूला से आ जाएगा सबको। ओके लेट अस से एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, जो बहुत कॉमन रहता है, तो एवरेज मिक्सचर, ये वर्ड सुनते ही एवरेज ये दिमाग में आना चाहिए। एवरेज से परसेंटेज निकालने के लिए देखो बे, एवरेज हमेशा दो नंबर के बीच में रहता है, ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कहीं पे तो एवरेज पड़ा रहता है। अगर मुझे ए का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था, इसलिए परसेंटेज बता रहा हूं। परसेंटेज 100 में से रहता है, फ्रैक्शन 1 में से रहता है। तो अगर मुझे ए का परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला था एवरेज माइनस बी, दूसरे वाले को माइनस करते हैं, अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। ये कुछ फॉर्मूला याद है, पढ़ाया हुआ, ठीक है। अब ये परसेंटेज के लिए है, अपने को अभी फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला में, हाँ मतलब 100 को निकाल दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, परसेंटेज फ्रैक्शन में जाना है ना भाई, तो डिवाइड बाय 100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आएगा। अब 3/4 आंसर आया था, भूलना मत। अब यहाँ पे वैल्यूज बताओ बे, ए का वेपर प्रेशर कितना दिया है,
हाँ, अब ये ए एंड बी जो है वो वेपर प्रेशर्स है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, वो ट्रिक थी, ठीक है, तो उसमें मतलब सिंबल्स थोड़े से उल्टे सुल्टे रहने ही वाले। ए का वेपर प्रेशर कितना है, बी का, एंड एवरेज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बिकम एवरेज 350 माइनस 500 अपॉन 300 माइनस 500 इंटू 100 करने की जरूरत है क्या, नहीं, ऊपर क्या आ रहा है 150 माइनस 150 जो मोड़ के बाहर आके 150 बनेगा, नीचे क्या आ रहा है माइनस 200 जो कि मोड़ के बाहर आके बन गया। अंतर क्या बन रहा है, जो कि सेम आंसर आ रहा है तुम लोगों को फॉर्मूला से, समझ पा रहे हो। तो फॉर्मूला वैसे देखा जाए तो लेंदी है ना भाई, उल्टा सुल्टा कंफ्यूजिंग है, शाय कौन सा ले शाय बी कौन सा ले, यहाँ पे ये हर एक जगह पे ये हम लोगों ने मोलार मास के एवरेज के लिए यूज किया था, एवरेज मोलार मास करके कॉन्सेप्ट है, एवरेज एटॉमिक मास मोलार मास, उसमें यूज किया था, एंड उधर से सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है, ओके लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो देखो Fe को लेंगे x, कितना Fe है, हाँ 0.93 x, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल चार्ज 0, -2 उधर जाएगा +2 बनेगा, एंड फिर बाद में 0.93 x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू +2, अरे यार +2 बाय 0.93 विच इज 200 बाय 93, इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 2.14 आता है, आई गेस इसका आंसर, मुझे भी याद हो गया ये क्वेश्चन, 2.14 आता है, ठीक है, ये एवरेज आ गया। फिर बाद में भाई अपना हमेशा वाला नंबर लाइन। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसका एवरेज पूछा है, मतलब परसेंटेज किसका पूछा है, तो एक जगह पे 2+ आएगा, एंड Fe का दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 3+, तो 2+, 3+, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं 2.19, 2.14, एंड फिर बाद में उसका परसेंटेज निकाल दो, समझे, याद आया कुछ, ऐसे कुछ किया हुआ है, ठीक है। ऐसे एवरेज के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मतलब 4-5 टाइप रहते हैं, 4-5 में से एक आने के चांसेस तो रहते ही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बढ़े आगे, हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं, नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, जो रॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा या रॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉयल्स लॉ इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है। एंड सेकंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये रॉयल्स लॉ को क्या मतलब, रॉयल्स लॉ इज फॉलोड, ठीक है, एंड डू नॉट फॉलो रॉयल्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप रहते हैं, देखो भाई, नॉन आइडियल मतलब वो रॉयल्स लॉ से जो आंसर आ रहा है वो नहीं दे रहे, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉयल्स लॉ से जो आंसर आ रहा है उससे ज्यादा होगा, या फिर उससे, समझ में आ रहा है मतलब, रॉयल्स लॉ, हाँ भाई वापस एक बार, जैसे इन क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर रॉयल्स लॉ यूज करके कितना आ रहा था दोनों पे, अरे आंखों के सामने है भाई, हाँ 380 आ रहा था, समझ में आ रहा है। तो ए एंड बी अगर आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो वो वेपर प्रेशर कितना देगा 380, बट अगर नॉन आइडियल है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक 380 से ज्यादा आ सकता है या फिर 380 से, समझ में आ रहा है। अगर 380 से ज्यादा आ रहा है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन विच इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन ना, उससे ज्यादा आ रहा है तो बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव डिविएशन, एंड अगर उससे कम आ रहा होगा तो, समझ पा रहे हो, ओके। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप रहते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन
एंड सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। ओके, अब इसमें लेट अस स्टार्ट विथ ऑल थ्री, ठीक है। लिखो आइडियल सोल्यूशन, अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 टाइप, सोल्यूशन विच इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड सोल्यूशन विच इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। नीट लेवल पे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सीईटी लेवल पे आते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं है, मतलब देखा नहीं है मैंने, तो एक बार चेक कर लेना। और जेईई लेवल पे भी इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। थियरी के क्वेश्चन है बाय द वे, ये थियरी का पार्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है हम लोगों को सॉल्व करने। थियरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ध्यान दो, आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा। एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ए इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स एंड सोल्यूशन बी इज मेड अप ऑफ बी पार्टिकल्स, ठीक है। ध्यान देंगे 2 मिनट। अब ए में ए और ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बी में बी एंड बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना ए बी, ठीक है। अब इसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, ए एंड बी का। तो यहां पे अभी नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बन रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ये आइडियल सोल्यूशन कब होगा, जब वो बहुत अच्छे से मिक्स हो पाए, इजीली मिक्स हो पाए। एंड ये बहुत अच्छे से इजीली मिक्स कब होंगे, व्हेन, ध्यान देना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। ये समझ में आ रहा है, मतलब दोनों को मिक्स किया कुछ फर्क पड़ रहा है क्या सोल्यूशन में, नहीं, सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एग्जैक्टली फॉलोड, पक्का। ओके, अब उसी बदले पॉजिटिव डिविएशन कब आएगा और नेगेटिव डिविएशन कब आएगा, ठीक है। ध्यान दो, पॉजिटिव डिविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी, ठीक है। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ, ए एंड बी बी का। एंड किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ए बी में। अब ए बी में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इन शॉर्ट वो रिपेल कर रहे हैं। ध्यान देंगे जरा, 1 मिनट सुनेंगे। अब मुझे बताओ, अगर ए बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, मतलब वेपराइजेशन इजीली होगा कि नहीं होगा, वापस सोच के बताओ। वो दूर जा रहे हैं ना, मतलब उनको बाहर निकलना है, एक दूसरे को रिपेल करके इजीली बाहर जा पाएंगे। अब एक दूसरे को रिपेल करके इजीली अगर बाहर निकल रहे हैं तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, तो वेपराइजेशन ज्यादा होता है। अब वेपर्स अगर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, तो हेंस इट शोज विच डिविएशन। अरे समझा कुछ, पक्का, ओके। तो याद रखना, पॉजिटिव डिविएशन में एक ही चीज कम होती है, विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, समझे, बाकी सब पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे। एंड उसी बदले नेगेटिव डिविएशन में इसका उल्टा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी, ठीक है। ध्यान देंगे, तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए बी में। तो ए बी के मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे ना, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो वेपराइज हो पाएंगे क्या, हवा में जा पाएंगे क्या। अब वेपराइजेशन नहीं हो रहा है तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी, एंड शोज। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, इसके बाद के सारे पॉइंट्स एकदम इजी है, ध्यान दो। नेक्स्ट, तो
इसमें जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा या कम होगा? ज्यादा रहेगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, सो चेंज इन वेपर प्रेशर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब इसका मीनिंग बताता हूं, चेंज इन वेपर प्रेशर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग अगर रॉयल्स लॉ से अपना आंसर आ रहा है 380, तो एक्चुअल में कितना आएगा 380 से ज्यादा, लेट अस से 400 है, तो जो चेंज है वो +20 है या -20 है ना, मतलब बढ़ गया, ठीक है। तो जो चेंज इन वेपर प्रेशर है जो रॉयल्स लॉ से आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा। उसी बदले दूसरे में वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। एंड चेंज इन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ना, नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव में रहेगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा पॉइंट मुझे बताओ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं? पॉजिटिव डिविएशन में ए बी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट है रिपेल कर रहे हैं? रिपेल दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब अगर दो चीजों में रिपल्शन है तो वो नजदीक आएगा या दूर जाएगा? तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? समझ में आ रहा है? वो दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दो। अगर मैंने 30 ml अल्कोहल एंड 70 ml वाटर मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100, बराबर। बट यहां पे ये दोनों है ना पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा? 100, 100 से कम या 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा बनता है। समझ में आ रही है? हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, याद है लास्ट लेक्चर में भी लिखा के दिया था। क्यों ऐड नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस। फॉलोड? पक्का? ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। एंड उसी बदले यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब अगर तुम लोग 30 ml HCl एंड 70 ml वाटर दोनों को मिक्स कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो 100 ml बनना चाहिए बट वो 90 ml बनेगा, ठीक है। ओके। एंड ओरिजिनल, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ता है कम होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, सेम, ठीक है। वेपर प्रेशर इज, कुछ तो हुआ था ना अभी, ओके, इक्वल टू कैलकुलेटेड बाय रॉयल्स लॉ, ठीक है। मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है इसका? चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम टू सेम है तो ए का जो वॉल्यूम रहेगा बीबी का जो वॉल्यूम रहेगा वही ए बी का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो कंपाउंड स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा? कंपाउंड जब स्टेबल बनेगा तो स्टेबल कंपाउंड्स की एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? अब एनर्जी अगर कम होगी तो एनर्जी मतलब एंथैल्पी, समझ में आ रहा है? तो एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एंड एनर्जी कम होना इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। मतलब सॉल्यूशन गर्म बनेगा या ठंडा होगा? गर्म बनेगा। हीट रिलीज करेगा ना, हीट रिलीज करके वो गर्म हो जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो HCl कभी भी पानी में ऐड करते हैं ना तो एक्चुअल में वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसी बदले यहाँ पे रिपल्शन है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? एनर्जी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्सो एंडो? एंडो। हाँ, बाय द वे, तो देखो भाई, ये तुम लोगों ने घर पे भी देखा होगा बट सोल्यूशन फॉर्म में नहीं, क्योंकि घर पे हम लोग बहुत सारे लिक्विड कभी मिक्स नहीं करते, सॉलिड पानी में ऐड करते हैं। तो अगर तुम लोग वॉशिंग पाउडर पानी में ऐड करोगे तो पानी गर्म हो जाता है। उसी बदले NaCl जब पानी में ऐड करते हैं ना तो पानी ठंडा होता है, थोड़ा सा चेक करना चाहिए घर पे जाके, ठीक है। कपड़े वपड़े धोने के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या हो रहा है? सेम ही है। मतलब एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कुछ नहीं होगी, सेम रहेगी, बराबर। तो चेंज इन एंथैल्पी 0। मतलब यहां पे हीट रिलीज भी नहीं होती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होती। ये कुछ समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। अब थोड़ा सा आराम से सोच के बताना, ठीक है। वेपर्स कहां पे इजीली बन रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन में या नेगेटिव डिविएशन में? पॉजिटिव डिविएशन में। तो पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग इजीली होगा या डिफिकल्ट होगा? हाँ, बॉइलिंग में हम लोग वेपर्स में लेके जाते हैं ना उनको, तो यहाँ पे इजीली वेपर्स बन रहे हैं,
तो इनका बॉइलिंग भी, इनकी बॉइलिंग इजीली होगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, ये इजीली बॉइल होते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो दे फॉर्म अ लो बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास कोई एक कंपाउंड है A जो कि 68 डिग्री पे बॉईल होता है, मेरे पास कोई दूसरा कंपाउंड है B जो कि 72 डिग्री पे बॉईल होता है। इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मैंने डिस्टिलेशन स्टार्ट किया। ध्यान दो, अच्छे से सुनो, इन दोनों को डिस्टिलेशन कर रहा हूं। तुम लोगों ने बचपन में डिस्टिलेशन पढ़ा है, इसमें A और B है। पहले कौन बॉईल होना स्टार्ट होगा? हाँ, A वाला बॉईल होना स्टार्ट होगा। कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट होता है? हाँ, तो 68 डिग्री पे बॉईल होना चाहिए, बट ये क्या बनाता है? तो लो बॉइलिंग मिक्सचर बना रहा है, मतलब ये 68 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो गया है, 68 से कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर मतलब ये जो मिक्सचर है ना वो 68 पे बॉईल होना स्टार्ट होता है, लेट अस से कि ये 66 डिग्री पे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? हाँ, बिकॉज वेपर्स इजीली बन रहे हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर। तो बी का सोल्यूशन ए को रिपेल कर रहा है ना बे, तो ए इजीली ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इट फॉर्म्स अ लो बॉइलिंग मिक्सचर एंड ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। नाम सिर्फ सुनना, मतलब क्योंकि इसके आगे अपने को कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ इसका नाम पता रहना चाहिए। यूटेक्टिक, EUTE टिक, ठीक है, मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, तो पॉजिटिव डिविएशन वाले कौन सा बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं? लो बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर या हाई बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर? लो बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर। एंड उसी बदले जब यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब इनको बॉइल करना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? तो दे विल फॉर्म अ हाई बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर। ये थियरी समझ में आ रही है? ओके, एंड अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इनके एग्जांपल्स। ठीक है, नीट लेवल पे इनके एग्जांपल्स बहुत बार आए हुए हैं, जेई लेवल पे कम, जेई लेवल पे थियरी के ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट वाला आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स जो है इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है? सेम है सब मॉलिक्यूल में, मतलब ए और बी दोनों में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए। अब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में रहता है? जो ऐसे एकदम सेम सेम दिखे। समझ में आ रहा है? जैसे एकदम सेम सेम दिखने वाले मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल अपने को लेना है एग्जाम में भी। मतलब देखो भाई, तुम लोगों को एग्जांपल्स याद नहीं रखने, तुम लोगों को ट्रिक्स याद रखनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एकदम सेम सेम कौन दिखता है? इस मॉलिक्यूल का नाम बेंजीन का कोई एक भाई बताओ। अरे बताओ ना कोई एक भाई बेंजीन जैसा ही दिखने वाला। हाँ, फिनॉल, बट फिनॉल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अच्छा था एग्जाम्पल फिनॉल, अभी पढ़ रहे हो ना सालो? अच्छा है, चलो कुछ तो दिमाग में घुस रहा है, मतलब एग्जाम्पल तो याद आ रहा है। तो फिनॉल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं, वैसे नहीं, मतलब कुछ तो अलग होना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में फिनॉल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फिनॉल, वही बोला ना? हाँ, फिनॉल क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बट बेंजीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना है क्या? तो अपने को बेंजीन जैसा कंपाउंड चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। ये समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? नेक्स्ट, इस कंपाउंड, ये देखो ये सेम टू सेम दिखते हैं और कुछ नहीं। ये कंपाउंड का नाम अरे कार्बन तो काउंट करो, कितने कार्बन है? हाँ, 6 कार्बन, मतलब हेक्सेन। एंड हेक्सेन का भाई एक कार्बन बढ़ा दो, इसका नाम हेप्टेन। कौन सा हेक्सेन है ये? एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, एन हेक्सेन। दिख रहा है? ओके, इस कंपाउंड का नाम इथाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड इस कंपाउंड का नाम भाई दिख रहे हैं? एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पहचानना है। ठीक है, अब यहां पे जो एग्जांपल्स है ये एकदम अपोजिट रहने चाहिए, एक जैसे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ठीक है, जैसे कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? वाटर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। एंड इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया C2H5OH। ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? ये दोनों डिसॉल्व होते हैं। वाटर एंड ऑयल मत सिलेक्ट करना, वो पहली बात तो सोल्यूशन ही नहीं बनाते ना, वो मिक्स नहीं हो पाते। वाटर एंड अल्कोहल मिक्स होता है बट अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहे? उनमें रिपल्शन होगा एंड फिर बाद में वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। या फिर वाटर एंड CH3COOH, ये क्या है? CH3 एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है? एंड यहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए। एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कब बनता है? दो सेम कंपाउंड तो ऐसे एकदम मस्त डिसॉल्व हो जाते हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या क्या? दोनों इनऑर्गेनिक रहे एंड हाँ, अरे तूने बीच में भी जो बोला था, हाइड्रोजन बॉन्ड रहे। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो बोथ इनऑर्गेनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, बट इसके और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल दे दूंगा। तो दोनों इनऑर्गेनिक या फिर और बोथ ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल अपना वाटर HCl के साथ, वाटर H2SO4 के साथ, वाटर HNO3 के साथ, वाटर दूसरे किसी भी एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड, और एक कोई एसिड मतलब HClO4। ठीक है। इन सारे एसिड के साथ वाटर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फिर बाद में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ऑर्गेनिक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CHCl3, इस कंपाउंड का नाम क्या? क्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। एंड CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इस कंपाउंड का नाम एसीटोन। बराबर। अब ये दोनों जब मिक्स होते हैं ना, ध्यान देंगे एक मिनट, ये नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। दिस कंपाउंड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन। दिख रहा है? बट ये एक्सेप्शनल क्यों है? बताओ जरा, इसमें क्या अलग है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में कभी रहता नहीं है, होता नहीं है? ओके, याद रखना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही एलिमेंट बना पाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स देखो, इनमें ना एक तो क्या बोलते हैं, HCl में H है। ठीक है। HCl में Cl भी है साला, वो भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बट वो भी एक्सेप्शनली हो जाता है, बट वो कॉमन है। इसमें ऑक्सीजन है, इस वाले में भी ऑक्सीजन है, इसमें तो नाइट्रोजन भी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब एलिमेंट्स जो है वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे इस वाले पार्ट में फ्लोरीन, नाइट्रोजन कुछ है क्या? नहीं। फिर भी ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ये क्यों बना रहा है? बिकॉज यहाँ पे कितने क्लोरीन है बे? हाँ, तीन क्लोरीन है जो बहुत अच्छे से विड्रॉ कर पाते हैं एंड फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विदाउट, क्या है वो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। एंड एक लास्ट एग्जांपल जस्ट याद रखना, बेंजीन एंड CHCl3। ठीक है। यहां पे पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है, ये अपने सिलेबस में बहुत कम आता है। ठीक है। देखो बेंजीन में एक प्रॉपर्टी है बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर कभी बनाया नहीं, बताया मुझे पता नहीं, बट बेंजीन में ये पाई बॉन्ड है, मतलब ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड्स है? p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने हुए हैं। बराबर है? ये पाई इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इतना तो पता है ना बे, पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल से बनता है। इन सब p ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? इन सब p ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड इस नेगेटिव चार्ज को क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बे? पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि सारे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। एंड ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन के साथ पाई स्टैकिंग करता है, इनको पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है।
तो वो सिर्फ तुम लोगों को ये एग्जाम्पल याद रखना है। एक्चुअली ये क्यों होता है वो कोई पूछता नहीं है, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, समझे। एंड ऊपर वाले एग्जाम्पल तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या हो रहा है एंड ऑल। ये वाला पाइप स्टैकिंग तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। ओके चलो भाई जल्दी लिखो। ओके नेक्स्ट, अब देखो तो यहां पे इसका जो ग्राफ था शाई इज इक्वल टू 0, शाई इज इक्वल टू सॉरी शाई बी इज इक्वल टू 1 एंड शाई ए इज इक्वल टू 1 एंड शाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बहुत आराम से ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट बना रहा हूं। तो ये ऐसे, ये यहां पे ऐसे कुछ एंड ये ऐसा कुछ, ये ग्राफ याद है। ओके अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, बराबर। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ऐसे बढ़ जाएगा, एक पे हाईएस्ट पॉइंट आएगा एंड एक जगह पे जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा उसके बाद इट विल स्टार्ट अगेन डिक्रीजिंग बैक। समझ में आ रहा है? ऐसे बढ़ा एंड वापस ओरिजिनल, यहाँ पे वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है, क्यूब है। हाँ क्या है, नहीं वैसे नहीं, मतलब यहाँ पे ये वापस ओरिजिनल वैल्यू पे क्यों आ रहा है? अगेन देखो भाई ये ओरिजिनल वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, बीच में बढ़ा एंड अगेन गोइंग बैक टू ओरिजिनल वैल्यू भाई। क्योंकि यहाँ पे ये मिक्सचर है ही नहीं ना बे, अरे प्योर है, प्योर में थोड़ी ना अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ रहने वाला है, ये तो ओरिजिनल कंपाउंड हो गया फॉलोड ऑल्सो। अब अगर इसका बढ़ रहा है मतलब नीचे वालों का भी वैसे ही बढ़ता है, ध्यान दो बे। तो ये नीचे वाले, क्योंकि ये नीचे वाले ग्राफ की एडिशन ऊपर वाला ग्राफ था, लास्ट टाइम बताया था शायद से, तो ये नीचे वाले भी ऐसे ही बढ़ेंगे, दोनों के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट उसी बदले नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो नेगेटिव डिविएशन में ये ग्राफ ऊपर आएगा या नीचे? नीचे, ठीक है। यहां पे एक लोवेस्ट पॉइंट आके बाद में वापस ऊपर, ठीक है। एंड सेम यहां पे भी नीचे लोवेस्ट पॉइंट, ऊपर नीचे लोवेस्ट पॉइंट, ऊपर, ठीक है। लिख दो। ग्राफ में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। चलो देखो हेडिंग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ध्यान देंगे जरा। अब अभी तक हम लोग जो मोल फ्रैक्शन बोल रहे थे, देखो भाई, इट वाज इन सोल्यूशन, ठीक है। कोई एक सोल्यूशन है ए एंड बी का, ए के मोल फ्रैक्शन हम लोग ले रहे थे शाई ए एंड बी के ले रहे थे शाई बी। अब अंदर यहां पे कितने भी वेपर्स रहने दो, ऊपर किसके वेपर्स ज्यादा रहते हैं? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर मॉलिक्यूल्स किससे ज्यादा रहेंगे? बी के। अब ऊपर जो वेपर्स बनते हैं, इधर का मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन दोनों सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट। समझ में आ रहा है? अगेन ऊपर किसके मोल्स ज्यादा रहेंगे? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे नीचे वाले को मैं अगर शाई ए शाई बी या फिर एक्स एक्स बी बोल रहा हूं तो ऊपर वाले को बोल रहा हूं वाई ए वाई बी। समझ में आ रहा है? पहली बात, सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है और वेपर्स में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अलग अलग, वो समझ में आ रहा है? रीजन समझ में आ रहा है?
वेपर्स में किसके मोल्स ज्यादा रहते हैं? हाँ, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालने के लिए, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब कौन सा लॉ यूज करते हैं? रॉल्स लॉ, बराबर, रॉल्स लॉ। एंड गैसेस का वेपर प्रेशर या फिर गैसेस का प्रेशर, मिक्सचर ऑफ गैस का प्रेशर निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ओके। बट मिक्सचर ऑफ गैसेस का वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों ने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बार ही देखा है सिर्फ, ओके। तो यहां पे यूज होता है, ध्यान देंगे, यहां पे यूज होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएलपीपी, है अपने एक बार नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं अगेन मतलब सारे फॉर्मूलाज वापस कर तो नहीं सकते, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। किसी ने रूम फ्रेशनर मारा क्या? हाँ, अच्छा, वो लास्ट वाले खा रहे, वो ऑरेंज खा रहे हो क्या? सालो, अरे वो एक हाँ बोल रहा है, दूसरा वाला ना बोल रहा है। अब एकदम रूम फ्रेशनर वाली ये आ गई, स्मेल आ गई, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का अपना फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू शाई ए, एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी शाई बी, यहाँ पे। एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद नहीं होगा? हाँ हाँ याद है, पीटी इंटू पीटी, आगे भी है कुछ तो, ओके। हाँ नहीं, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे पी ए इज पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन विच इज वाई ए। अभी यहाँ पे शाई नहीं, देखो ये गैसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना बे, एंड गैसियस स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे पी ए इज पी टोटल इंटू वाई ए। बट सोल्यूशन का अगर मतलब सोल्यूशन से वेपर प्रेशर निकालना है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू शाई, समझे? अब यहां पे पीबी क्या हो जाएगा? हाँ, पीटी इंटू वाई बी, समझे? एंड नाउ कंपेयरिंग दीज टू, देखो ना ये पी ए एंड ये पी ए तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं, समझे? तो कंपेयरिंग दीज टू वी कैन डिराइव दैट पी टोटल, सॉरी पी नॉट ए, हाँ करेक्ट था, सॉरी, पी टोटल वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई ए। ये समझ में आ रहा है? हम लोग रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दोनों को मिक्स कर रहे हैं। रॉल्स लॉ कौन से स्टेट में अप्लाई करते हैं? हाँ, सॉल्यूशन स्टेट में, एक्वियस स्टेट में। एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर फेज या फिर गैसियस स्टेट, समझ में आ रहा है? ओके, दोनों के फॉर्मूलास थोड़े से डिफरेंट है एंड दोनों के मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे रॉल्स लॉ में हमेशा मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन लेना रहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट लेना रहता है, वेपर फेज लेना रहता है, ठीक है। अब तुम लोगों को निकालना क्या है बाय द वे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर निकालना है तो वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई ए अपॉन पी टोटल, समझे? एंड फाइनली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी टोटल? हाँ, पी नॉट ए शाई ए अप प्लस पी नॉट बी शाई बी, बराबर, ओके। ये कुछ समझे? तो जनरली ये इतना लेंदी फॉर्मूला यूज करने पड़ सकते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतना तो कर ही लेते हैं ना, पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी शाई बी, इतना तो क्वेश्चन किया था, बस उसमें से पी नॉट ए शाई ए से उसको डिवाइड करना रहता है, समझे? एंड सिमिलरली यहाँ पे दूसरा वाई बी के लिए क्या होगा? पी टोटल वाई बी, इसको डिराइव खुद से कर लेना, इज इक्वल टू पी नॉट बी शाई बी, एंड फिर बाद में वाई बी का फॉर्मूला डिराइव कर लेना। चलो करो। कहाँ क्या क्या तू ऐसे 10-12 चीजें बता देगा, कोई तो एक मिल ही जाएगा, मतलब चांसेस है उसमें मिलने के, बट ये गलत है। अब नहीं, हाँ नहीं, और कुछ
क्लोज, करेक्ट है। हाँ सुनो बे, मैं बता रहा हूँ ना, बताता हूँ। इन शॉर्ट ये RLVP पूछ रहे हैं। लिटरली ये रिलेटिव वेपर प्रेशर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, बट डेफिनेशन फॉर्म में पूछा है। ध्यान दो बे सब जन यहां पे। तो उन्होंने बोला है, RLVP नहीं पूछा है, सॉरी। हाँ, RLVP का आंसर 20% आ जाएगा, RLVP नहीं पूछा है। दे आर आस्किंग, ध्यान दो भाई, क्वेश्चन समझो। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन के प्रेशर को हम लोग लिखते हैं PA। इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, ये ध्यान दो बे, नहीं तो भूल गए रहोगे। P टोटल इज P0A शाई A प्लस P0B शाई B। ये तब यूज होता है जब दोनों के दोनों वोलेटाइल रहे। जब एक नॉन वोलेटाइल हो जाता है तो इसमें P0B 0 बनता है, एंड फिर बाद में अपना जो P टोटल है वो और कुछ नहीं PA बनता है। PA इज इक्वल टू P0A शाई A। ये पहले जो सॉल्व एकदम शुरुआत में जो पढ़ा था ना वो है, एकदम सिंपल, समझे? तो उन्होंने क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज X% of vapor pressure of pure solvent is X% of vapor pressure of pure solvent। समझे कुछ? लिख दो। हाँ प्रथमेश, ए सीधा बैठ। हाँ हेलो, बोलना हेलो। अच्छा हाँ 2 मिनट दे मला। हाँ आलो, एक क्वेश्चन करून आलो। अब तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, क्या बोलते इसको, PA। एक चमाड़ दूंगा ना उल्टे हाथ की। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PA? P0A शाई अपॉन P0A इंटू 100। P0A कैंसिल आउट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है बे सिर्फ। थोड़ा सिर्फ मतलब उन्होंने उल्टा सुल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था, बट वो भी इतना कुछ उल्टा सुल्टा नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्योर सॉल्यूशन का X% है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर X% है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा अच्छे से रीड करना था सिर्फ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे कितना आएगा बे? A मतलब सॉल्वेंट है अबे अपना। हाँ कितना आएगा? चलो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर दोगे ना तो हो गया। अब हाँ 80% आएगा। अरे गधो, 1 मोल है सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल विच इज 1.25 इंटू 100 है 0.5। कौन सा बे? 1 मोल प्लस 0.25 टोटल मोल्स। 0.25 4 जा 0.25 5 जा 5 1 जा 5 20 जा 4 into 20। चलो ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट ध्यान से इनको करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तुम लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो, विच इज मच मोर इजियर, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो भाई 400 300 2 मोल 3 मोल, इससे 320 बन रहा है क्या चेक करो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। नॉर्मली कैसे सॉल्व करना है वो बाद में बता रहा हूं। देखो यहाँ पे कैसे होगा, 400 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 2 अपॉन 5, कितना इंटू 3 ना भाई, सेकंड वाला 3 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 900 अपॉन 5, 1700 बाई 5 कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। तो दिस कैन बी द आंसर, कैन बी द आंसर। फिर इसके बाजू वाला भी सेम आंसर दे सकता है, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या होगा, 600 इंटू 2 1200 प्लस
1200 बाय 5, ठीक है, कितना होगा 2400 बाय 5, कितना आ रहा है 400 समथिंग आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि 300 और 200 इन दोनों का एवरेज 320 थोड़ी ना हो सकता है, एवरेज दो नंबर के बीच में रहता है, समझे। एंड लास्ट वाला एक बार चेक करके देखना आ रहा है कि नहीं, ठीक है, विच इज 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 कितना होगा 1000, एंड यहाँ पे 600 बाय 5 कितना आ रहा है 1600 बाय 5 कितना आ रहा है, अरे ये 320 आ रहा है साला, ये 340 आ रहा है ना, कि उल्टा लिखा, हाँ बराबर किया, ये 340 आ रहा था। अब अगर गलत जाते तो तुम लोग गाली खाते हैं, ठीक है, खुद से कुछ कर ही नहीं रहा मतलब। ओके, तो ये समझे, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया डी, बस। तो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए मतलब एकदम क्या बोलते हैं छोड़ ही देना है, ऐसा कंपलसरी नहीं रहता ना। मतलब कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, कितना टाइम लगा 37, 2 मिनट 25, मतलब 2.5 मिनट का टाइम लगा, ठीक है, ओके शे, समझे। अब ये आंसर आ गया, फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझे। अब यही अगर हाँ मतलब इसका अगर फ्रैक्शन देखोगे बहुत ज्यादा अच्छे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, यही रीजन है कि ऑप्शन देख के आंसर लिया है, समझे। एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगा ना, मतलब ये एग्जाम्स मतलब तुम लोगों का दिमाग कैसे चल रहा है वही देखने के लिए रहती है और कुछ नहीं। एंड इसी बदले इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो पी टोटल दिस मच इज इक्वल टू पी नॉट ए 2 प्लस पी नॉट बी 3, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन पी टोटल दिस मच इज इक्वल टू पी नॉट ए 2, सॉरी 2 नहीं, पी नॉट ए 3 प्लस पी नॉट बी 4। अरे दोनों में एक एक मोल, क्वेश्चन रीड भी किया है कि बे सबने, हाँ दोनों में एक एक मोल ऐड किया ना बे, तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए 3 प्लस पी नॉट ए 4, क्योंकि 2 एंड 3 में एक एक मोल ऐड किया, समझे। एंड फिर बाद में उसको तुम लोगों को वो लीनियरली सॉल्व करना है, उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं वो तुम लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, तुम लोगों को चाहिए तो सिर्फ इतना बता देता हूँ, 320 इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड पी नॉट ए 2, मतलब 2 पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मोल फ्रैक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 एंड यहाँ पे भी 5, एंड फिर बाद में 328.6 इज इक्वल टू 3/7 पी नॉट ए प्लस 4/7 पी नॉट बी, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, मतलब ना कितने घटिया नंबर है ये, समझ पा रहे हो। तो ये ऐसे टाइम पे ऐसे मतलब पूरा सॉल्व कर, या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में थोड़ा बहुत सॉल्व होगा, बट बहुत लेंदी होगा, 2 मिनट में तो सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको ऐसे सॉल्व करना था, समझे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन देख के तो तुम लोगों को वही लगेगा कि यार ये टाइप का क्वेश्चन हुआ नहीं है, टाइप के क्वेश्चन सारे कराना इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है। एंड इतने लेंदी क्वेश्चन तो मैं नहीं ही कराऊंगा, बट वो तुम लोगों को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी आइडियल सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ए एंड बी का दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, अच्छा वेपर में 0.8 है, हाँ ये यही क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, ये करना है अपने को। चलो क्वेश्चन रीड करोगे, मतलब मैं ऊपर से रीड कर रहा हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो तुम लोगों को तो अच्छे से ही रीड करना है, ठीक है, तो समझेगा। क्वेश्चन रीड करो, डेटा लिखो एंड सॉल्व करो। क्यों भाई इतना टाइम लग रहा है, देखो पहले तो शाय का फॉर्मूला, सॉरी वाई ए का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज 0.8 ना, ये वाई 0.8 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आता है पी नॉट ए शाय ए अपॉन पी नॉट ए शाय ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस शाय ए, क्योंकि मुझे शाय ए निकालना है ना बे, अगर मैं शाय बी लिखूंगा तो शाय बी कुछ भी नहीं दिया है, तो मुझे शाय ए निकालना है, तो मुझे शाय बी को 1 माइनस शाय ए के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, कुछ दिमाग में घुस पा रहा है। एंड फिर बाद में 0.8 इज इक्वल टू पी नॉट ए शाय ए, अरे सॉरी पी नॉट ए कितना दिया है 55 टाइम्स शाय ए अपॉन, अच्छा वापस 55
शाई ए प्लस 15 माइनस 15 शाई ए। समझे क्या? 55 माइनस 15 40। ठीक है, तो ये बनेगा 0.8 इज इक्वल टू 55 शाई ए प्लस 40 शाई ए प्लस 15। ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 0. ओके, ये देखेंगे अब। ये 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 शाई ए प्लस 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 इज 12 विच इज इक्वल टू 55 शाई ए। अब ये वहां पे जाएगा 32, तो कितना आता है 55 माइनस 32 23, तो 12/23 आएगा। 12 इज इक्वल टू 23 शाई ए। शाई ए इज इक्वल टू 12/23 मतलब 12/23। ये 1/2 के अराउंड है, ऑलमोस्ट 1/2 के अराउंड है। मतलब कितना हो जाएगा आंसर 0.52 या फिर 0.48, दोनों में से एक। अब 0.48 टिक कर रहे हैं कि 0.52 कैसे डिसाइड करेंगे? तो नीचे वाला नंबर छोटा है तो ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा। ये समझे क्या? डिवीजन का नंबर जब छोटा रहता है तो ओवरऑल आंसर बड़ा रहता है। तो ये आंसर है, करेक्ट है आंसर। बस इतना ही करना था बे, वो इतना दिमाग लगाना था कि शाई भी दिया नहीं है तो उसे 1/शाई लिखना, 1 माइनस शाई लिखना पड़ेगा। समझे? चलो बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या टाइम हो रहा है? 33। ओके, जल्दी। वेंट ऑफ फैक्टर हेडिंग लिखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। यहां पे ध्यान देंगे। अब देखो बे, मेरे पास 1 मोलार, ध्यान दो, मेरे पास 1 मोलार यूरिया सोल्यूशन है एंड दूसरा 1 मोलार NaCl सोल्यूशन है। ठीक है, या फिर 1 मोलार नहीं लिखते, मेरे पास ऐसा एक सोल्यूशन है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.1 है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 0.1 है। बातें बंद। ठीक है, एंड अगर तुम लोगों को याद होगा तो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला रहता है डेल्टा P अपॉन P0A। इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? हाँ, शाई भी होती है। समझ में आ रहा है? वेयर बी इज व्हाट? सल्यूट। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन का RLVP कितना आना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना है पहले सोल्यूशन में? हाँ, 0.1 है, तो इसका RLVP कितना आना चाहिए? 0.1 आना चाहिए। ये कुछ दिमाग में घुस रहा है। एंड दूसरे सोल्यूशन का RLVP कितना आना चाहिए? हाँ, 1 ए सुनो बे, शाई भी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। समझ में आ रहा है? सल्यूट ज्यादा अमाउंट में रहता है, कम अमाउंट में रहता है? तो यहाँ पे सल्यूट कौन सा है? यूरिया। यहाँ पे भी सल्यूट कौन है? 2 अलग अलग सोल्यूशन है। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? सॉल्वेंट क्या है इधर? एक्सक्यूज मी, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? अबे गधो, जब सॉल्वेंट नहीं लिखा रहता, सॉल्वेंट क्या रहता है? हाँ, वाटर। समझे? तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 0.9। यहाँ पे भी कितना है? 0.9। बट RLVP किसके ऊपर डिपेंड करता है? सल्यूट के ऊपर या सॉल्वेंट के ऊपर? सल्यूट के ऊपर। तो यहाँ पे RLVP कितना आना चाहिए? शाई भी विच इज 0.1, 0.1। बट जब हम लोग निकालते हैं तो आंसर आता है Q। हाँ, Q। चलो बताओ इसका रीजन क्या होगा? ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, ध्यान दो, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बराबर। ओके, अब यूरिया जो है ना, यूरिया, ये यूरिया है, यू मतलब यूरिया। यूरिया अगर एक मॉलिक्यूल ऐड किया तो एक ही रहता है। NaCl का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हाँ, किसमें? Na+ एंड
Cl माइनस में, मतलब एक पार्टिकल कितने पार्टिकल देता है NaCl का? 2 पार्टिकल देता है। अरे समझ में आ रहा है? एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो NaCl का जो सोल्यूशन है उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाती है? 2 से। क्यों? बिकॉज एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स देता है? 2 पार्टिकल देता है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? तो वेंटो फैक्टर अपने को क्या बताता है? वेंटो फैक्टर इज नथिंग बट I, ठीक है? एंड इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ particles present in a solution after dissociation और association, ठीक है? ध्यान देंगे जरा एक मिनट। मुझे बताओ NaCl पानी में जाके क्या करता है, क्या बनाता है? ओके, Na प्लस एंड, तो एक NaCl कितने पार्टिकल बनाता है? 2 पार्टिकल बनाता है। तो इसका वेंटो फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है। वैसे अगर मैं एग्जांपल दूं MgCl2 या फिर MgF2 पानी में जाके क्या बनाएगा? हाँ Mg2 प्लस 2F माइनस। तो इसका एन फैक्टर बोल रहा हूँ, वेंटो फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ पा रहे हो कुछ? या फिर तुम लोगों का अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ नहीं है ना? ओके, ठीक है। तो K3 FeCN6, ध्यान दो भाई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहते हैं, इसका डिसोसिएशन कैसे करते हैं उतना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? तो इनके केस में जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, अच्छे से बनाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा नहीं है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है वो ब्रेक नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज रखना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज रखूंगा, बाकी सब तोड़ दूंगा, तो क्या बनेगा? हाँ 3K प्लस, ओके 3K प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ FeCN6 चार्ज 3 माइनस, क्योंकि 3K प्लस निकले तो दूसरे वाले के ऊपर 3 माइनस चार्ज आना चाहिए। कितने पार्टिकल बने? 4 बने। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर? ये कुछ समझा? पक्का? ओके। तो इन केस में हम लोगों को जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रहती है उसको उस वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? नाउ फाइनली देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेंटो फैक्टर? वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है I is equal to, वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू number of solute particles after dissociation or association upon number of solute particles before एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है? तो देखो भाई NaCl में आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल बनता है? 2, एंड बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1। तो 2/1, नीचे वाले में 3/1, उसके लास्ट वाले में 4/1। फॉर्मूला समझ पा रहे हो? पक्का? एसोसिएशन का हम लोगों ने अभी तक एग्जांपल देखा नहीं है, ठीक है? एसोसिएशन का बाद में एग्जांपल पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। इधर तो कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट।